देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन का लास्ट देखा था, देख पा रहे होगे, जरूरी बात एक बार कर लेता हूँ। तो एक था गोधा मांस खाने का, अगर दुहिरत होता है गोधा मांस, तो संतान होगी सुषुप्सु और धावनात्मकम, सोने वाली या दौड़ने वाले। संतान या तो सोएगी या दौड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो गाय का मांस खाने का मन होगा तो बलवान सर्व क्लेश सहम, बलवान संतान होगी, सभी क्लेश को सहन करने की सामर्थ्य होगी उसकी। माहिष मांस भैंस का मांस, तो शूर रक्ताक्ष और लोम संयुक्तम। शूर रक्ताक्ष आंखें लाल वर्ण की, और लोम संयुक्तम यानी बच्चे का जन्म जब होगा तो हेयर होंगे, लेन्यूगो जिसको बोलते हैं, तो वो होंगे अधिक मात्रा में। माहिष मांस स्पेशली रक्ताक्ष याद रखना, लाल आंखें है ना, माहिष्मती साम्राज्य उस पर याद कर सकते हो कि गुस्से में रहते हैं वहां, भल्लाल देव ये सब ऐसा, है ना, लाल आंखें होती हैं उनकी। नेक्स्ट है वराह मांस, तो वराह मांस खाने से स्वप्नालु और शूरवीर, स्वप्नालु शूरवीर, तो सोने वाली शूरवीर संतान वराह मांस खाने का मन है तो। बाकी कोई खास नहीं है। एक श्रमर मांस और लिखा हुआ है, तो ये भी जैसे नील गाय वगैरह होती है उस तरह की वैरायटी है। तो इससे कह रहे हैं कि मन जो है वो खिन्न रहता है। ठीक, इसको देख सकते हो। तीतर डरपोकी होता है स्वभाव में, तो तीतर से वही डरपोक संतान। आगे चलिए। शरीर आचारशीले सा समानम, कि जैसा आचार होगा, जैसा शील होगा स्त्री का, वैसे ही उसकी संतान भी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कर्मणा चा उदितम जंतुर्भवितव्यम पुनर्भवेत् यथा तथा दैव योगात दोहृदम जनियत भी। तो ये श्लोक आपको पहले भी इस तरह का श्लोक दिखाया है मैंने। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म होता है। ये बात है इस श्लोक में, अगेन क्योंकि रेफरेंस पूछे नहीं जाते तो ये भी हमारे लिए इररिलेवेंट हो गई ये बात। आगे चलिए। अष्टम मास में नैरक भाग दान की बात आई है, आप पढ़ चुके हो। मांस ओदन, इसका दान दिया जाता है, मांस और ओदन का, तो वो भी आप जानते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे। इस पॉइंट में बताया हुआ है कि होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि चेष्टाएं राइट साइड से हो रही हैं, राइट साइड, तो होने वाली संतान मेल है। राइट साइड की जो भी बात आए कि राइट साइड की डोमिनेंसी हो बॉडी के अंदर जो भी है, तो राइट साइड तो मेल संतान और लेफ्ट साइड तो फीमेल संतान। बाकी पढ़ लेते हैं, चलो क्या लिखा हुआ है। हिंदी देखोगे, कह रहे जिस स्त्री के दाहिने स्तन में प्रथमता दुग्ध दिखाई दे, दाहिनी आंख बड़ी हो, ठीक है, प्रथम दाहिनी जंघा बड़ी हो, विशेष करके पुरुषवाचक पदार्थों में उसका दुहिरद हो, तो संतान जो होगी मेल होगी, तो राइट साइड। ठीक है। फिर लिख रहे हैं स्वप्न में किन किन को देखें, तो श्लोक में ऊपर शब्द है, आप वो याद रखना, मैंने ऊपर मार्क किया है आपके पास जो नोट्स होंगे। तो पद्म उत्पल कुमुद, तो अगर देखोगे आम्र, तो कमल की वैरायटी लिखी है, पद्म उत्पल कुमुद, और आम का नाम लिखा है कि इस तरह के पौधों में, मतलब फूलों में इनके इंटरेस्ट हो उसका, तो समझो कि मेल संतान होने वाली है। पुरुषवाचक है सारी चीजें, ऐसे भी याद कर सकते हो, पास है पुरुषवाचक, पास है पद्म, यहाँ से स्टार्ट होता है ना पद्म उत्पल, ऐसा करके, तो ऐसा भी याद रख सकते हो कि ये वाली चीजें जो है ये पुरुषवाचक है, तो इनमें इंटरेस्ट है। पुरुषवाचक पदार्थों में दो ही रथ, तो होने वाली संतान मेल होने वाली है। नेक्स्ट चलोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं जिसकी दोनों कुक्षी ऊंची हो, उधर आगे की ओर निकला हुआ हो, और बाकी सारे लक्षण हो मिले जुले, तो समझ लो नपुंसक संतान उत्पन्न होगी। अगेन श्लोक ही देखोगे, हिंदी में नहीं जाना है। तो लिख रहे हैं पार्श्व द्वय उन्नतम, दोनों पार्श्व उठे हुए, दोनों साइडें उठी हुई है, बस यहीं से कैच करना है। पार्श्व द्वय उन्नतम पुरस्तान निर्गतम उदरम, उधर आगे की ओर निकला हुआ है, तो संतान कैसी होगी, नपुंसक। श्लोक के शब्द ध्यान रखना, पार्श्व द्वय उन्नतम और पुरस्तान निर्गतम उदरम, उधर आगे निकला हुआ है और दोनों साइडें उठी हुई हैं, तो नपुंसक संतान होगी। नेक्स्ट देख रहे हो उसी में, यस्या मध्य निम्न, मध्य भाग निम्न है, गहरा है, ठीक है, द्रोणीभूतम उदरम सा युग्मम प्रसूयते हैं, तो उसके जुड़वा संतान होने वाली है, ट्विंस होने वाले हैं। किसको, मध्य में निम्न है, मध्य में गहराई है, जबकि मध्य भाग आगे की तरफ उठा होगा। बात समझ रहे हो, ऊपर क्या पढ़ा अभी पिछले वाले पॉइंट में नपुंसक में,
तो वहां पर जो है उधर आगे की ओर निकला हुआ है। जब उधर आगे निकला हुआ है तो मतलब यही होता है कि सेंट्रल पार्ट ही निकलता है ना, साइडें नहीं निकलती कभी भी। साइडें सिर्फ उठी हुई है, उससे पता चल रहा है कि हाँ नपुंसक संतान है। साइडें उठी हुई हैं और उधर आगे की ओर निकला हुआ है। पुरस्तान निर्गतम उदरम, तो मतलब नपुंसक संतान है। जबकि उधर मध्य से गहरा है, तो आगे की ओर निकला हुआ नहीं है, मेन बात यह है। ठीक है, द्रोणी के समान उधर दिखाई दे रहा है। तो फिर जुड़वा, ट्विंस होने वाले हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए। संग्रह और डलहन के स्टेटमेंट लिखे हैं। संग्रह कह रहे हैं ऊर्ध्व रोमराजी है अगर, तो नाभि से ऊपर की तरफ अगर रेखा चल रही है ऊर्ध्व दिशा में रोमराजी, तो मेल संतान उत्पन्न होगी, पुत्र। और डलहन ने कहा रोमराजी भवेन निम्ना, कि नीचे की तरफ होगी तो युग्म, तो जुड़वा होने वाले हैं। ठीक है, तो रोमराजी ऊपर की तरफ, संग्रह ने कहा तो मेल संतान। डलहन ने कहा रोमराजी नीचे की तरफ, तो जुड़वा ट्विंस होने वाले हैं। चरक ने कहा चेष्टाएं वाम भाग से होंगी, तो समझ सकते हो स्त्री, लिखा नहीं है यहाँ, लिख लेना, और स्त्री संतान उत्पन्न होने वाली होगी। अगर लेफ्ट साइड डोमिनेंसी है महिला के शरीर में, तो फीमेल संतान उत्पन्न होगी। विकृत अंग प्रत्यंग का कारण क्या होता है? बच्चे के अंग प्रत्यंग विकृत क्यों होते हैं? तो कह रहे हैं कि स्वभाव से और धर्म अधर्म निमित्त, कि लाइफ में धर्म ज्यादा किए हैं तो विकृत अंगों वाली संतान हो सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, गर्भ का पोषण कैसे होता है? तो यहाँ तो सुश्रुत वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। गर्भ का पोषण, रसवह नाड़ी और उपस्नय, आपको ध्यान आ रहा होगा, चरक में पढ़ा है आपको, बोलो और क्या पढ़ा है इसके अलावा? उपस्वेद भी पढ़ा था उसमें। और वायु का आगमन। ठीक है, वायु का आगमन भी पढ़ा आप लोगों ने, याद रखोगे। और ये भी याद रखना, जिसको सेशन से रिमूव करूंगा उसको मैं सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, ये तय बात है। ये मत सोचना कि कोई बात नहीं सर ने रिमूव कर दिया, सर जो है रिकॉर्डिंग मांग लेंगे। मैं कई कई बार मौका दे रहा हूँ, जबकि मुझे करना नहीं था ये काम आज, मैंने कहा बताऊंगा नहीं, मैं कैमरा ऑफ है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मुझे पता है किसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, तय बात है। सर मैंने इसी मैसेज का कर आपका दिया। मैसेज मिल गया, आपका मैसेज मिल गया, परेशान नहीं हो। ठीक है, तो गर्भ का पोषण, रसवह नाड़ी, उपस्नय, उपस्वेद और वायु का आगमन, ये कारण आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओगे गर्भ उत्पत्ति क्रम। गर्भ उत्पत्ति क्रम ये भी पूरा आपको पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुश्रुत के अनुसार लिखा हुआ है, तो देख लो कि पहले गर्भ का सिर बनता है, पहले गर्भ का सिर बनता है। तो ये बात शौनक ने कही। ठीक है, कह रहे हैं ये इंद्रियों का स्थान है, सिर जो है इंद्रियों का स्थान है, तो ये पहले बनता है, शौनक ने ऐसा कहा। सेकंड देख रहे हो, हृदय का निर्माण पहले होता है, कृतवीर ने ऐसे कहा। और कह रहे हैं बुद्धि और मन का स्थान है हृदय, बुद्धि और मन का स्थान। नाभि का निर्माण पहले होता है, पाराशर ने कहा। वर्धते देहो देहिनाम, तो यहीं से कह रहे हैं नाभि से ही हमारी देह बढ़ती है, नाभि से कनेक्टेड होता है ना बच्चा माता के साथ, तो पूरा न्यूट्रिशन यहीं से मिलता है। फिर पाणीपाद, हाथ पैर पहले बनते हैं, ऐसा मार्कंडे ने कहा कि हाथ पैर ही गर्भ चेष्टा का मूल है, गर्भ को जो भी चेष्टाएं करनी है वो हाथ पैरों के माध्यम से करनी है। नेक्स्ट देखोगे मध्यम शरीर पहले बनता है, ऐसा गौतम ने कहा। तो कह रहे हैं निबद्धत्वात् सर्वगात्रम, कि मध्य शरीर से ही पूरा बाकी जो शरीर है वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखनी है सारी चीजें। सिर पहले शौनक का, कि इंद्रियों का स्थान है। हृदय पहले कृतवीर है, बुद्धि और मन का स्थान है। नाभि पहले पाराशर, यहीं से देह बढ़ती है क्योंकि नाभि पाराशर। पाणिपाद मार्कंडे, गर्भ चेष्टा का मूल है। मध्यम शरीर गौतम, यहीं से सारे अंग कनेक्टेड होते हैं। लेकिन धन्वंतरि ने आगे कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सारे अंग एक साथ ही बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि आयुर्वेद अनेकांतवाद को नहीं मानता, कल परसों बात कर रहे थे हम लोग। आयुर्वेद अनेकांतवाद को नहीं मानता, आयुर्वेद मानता है एकांतवाद को, एक सिद्धांत लास्ट में फॉलो करता है, तो यही है। नेक्स्ट चलेंगे, गर्भ के माता या पिता के समान होने में क्या लक्षण है, मतलब क्या कारण है? तो कह रहे हैं कि पिता से ये सारी चीजें बनती हैं, सिरा, स्नायु, धमनी, रेतः, स्थिराणी, स्थिर भाव जो भी शरीर में है, तो ये सब पिता से बनने वाली चीजें हैं। इसी तरह मांस, शोणित, ठीक है, इसके अलावा मृदु अंग अवयव, हम सॉफ्ट ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो सब माता से बनते हैं। रस की बात करो तो शरीर, शरीर का उपचय होना मतलब बढ़ना इसका, बल, वर्ण, ये सब रस से बनते हैं। आत्मा से ज्ञान विज्ञान होना, आयु दुख, ये सब का ज्ञान, ये सब आत्मा की वजह से है। और सातवें की वजह से वीर है, आरोग्य है, बल है। फोकस किस पे करना है वो ध्यान से देख लोगे, पहले भी बताया होगा पिता से, ये धमनी, सिरा, स्पेशली फोकस करना, धमनी सिराएं,
ये पिता से है, माता से नहीं है। दूसरा, रेत शब्द देख पा रहे हो, रेतस और वीर्य एक ही बात होती है। तो पिता में लिखा है लेकिन रेत, और साथ में लिखा है वीर्य, इसको याद रखना है। प्लस पिता से बनेंगे स्थिर और कठिन अंग जो होते हैं, और माता से बनेंगे मृदु अंग जो होते हैं। माता से मृदु अंग, ये भी याद रखोगे। आगे चलिए, इतना ही याद रखना जो मैंने कहा है ना, बाकी पढ़ लेना। रस से शरीर का बढ़ना समझ ही आता होगा, नॉर्मल बात है। नेक्स्ट चलेंगे। देखो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं क्लास से रिमूव करने के बाद। कल कितनी बार बताई थी ये बात मैंने, कि मैं रिमूव कर दूंगा और वापस में ज्वाइन नहीं करा सकता। रिमूव किया मैंने तो मैं ज्वाइन नहीं करा सकता सेशन में, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, तो याद रखोगे। आगे चलिए, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय। चैप्टर नंबर 4, गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय, देखते हैं। अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस तमा पंच इंद्रियाणि भूत आत्मा इति प्राणा। कह रहे हैं ये प्राण होते हैं। 12 हैं ये चीजें, आप पढ़ लेना एक बार। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पांचों इंद्रियां, भूतात्मा, और मतलब ये सब चीजें, भूतात्मा, ये चीजें जो है प्राण कही गई हैं। इनको काउंट करने पे 12 आते हैं। आपको मैंने बताया होगा कि सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 66 के अंदर एकादश प्राण भी बताए हैं। तो आपसे पूछे सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने हैं, तो 12 और 11 दोनों आंसर हैं। पहले 12 फिर 11। नेक्स्ट देख लो, सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 में पुरुष को 16 कलाओं से युक्त कहा, कला यानी गुण। ठीक है। रोगों की संख्या 1120 बताई है, 1120। द्रव्यों की संख्या 573, 573। द्रव्य 573, याद रखेंगे। पुरुष 16 कला युक्त, रोग 1120, और द्रव्य 573। रिम्पी, आचार्य चरक ने कुल कितने योग दिए हैं चिकित्सा स्थान में? सॉरी सर। आचार्य चरक ने कुल कितने योगों का उल्लेख किया है चिकित्सा स्थान में? सर 9295। योग पूछ रहा हूँ बेटा मैं, सूत्र या श्लोक नहीं पूछ रहा। ये तो बहुत ज्यादा हो गए, सोचो 10,000 के लगभग आप कह रहे हो। और कोई बोलो चलो। 1950। ठीक है, तो 1920। 1950 योग दिए हैं, याद रखोगे। तो रोग जो है 1120 है। ठीक है, इनके सुश्रुत के 1120 रोग हैं, 573 कुल द्रव्यों का उल्लेख है, और प्राण एकादश 11 का है। नेक्स्ट चलेंगे जरायु की उत्पत्ति। जरायु यानी प्लेसेंटा कैसे होती है? तो अधोमार्ग प्रतिहत आर्तव ऊपर के भाग में जाकर अपरा नाम से कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कि एमनोरिया की कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, तो एमनोरिया में कह रहे हैं वो रक्त जो है वो ऊपर की ओर जाकर अपरा का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो जरायु की उत्पत्ति किससे होती है या अपरा की उत्पत्ति किससे होती है? तो रक्त से ही, आर्तव से ही होती है, ये मतलब है कहने का। ठीक। दूसरी बात, यहाँ भले लिखा हुआ है जरायु अपरा, लेकिन आपको याद रखना है कि पहली बार अपरा शब्द जो दिया था वो वाग्भट ने दिया था। है ना, थियरी को देख के ये नहीं समझोगे कि अरे सर आपने तो अपरा चरक में लिखवाया, वो हिंदी में लिख दिया, ओरिजिनली वाग्भट ने। अपरा को जरायु कहा। एक मिनट, अच्छा ये उल्टा पॉइंट है, मैं इसको आपको उल्टा बोल देता हूँ कई बार। मैं आपको बोल देता हूँ जरायु को अपरा कहा, ऐसा नहीं है, अपरा को जरायु कहा, ऐसा है। माफ करेंगे, देखो चलो। ठीक है ना, तो अपरा को जरायु किसने कहा? वाग्भट ने, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलेंगे, टीकाकार डलहन के अनुसार। तो डलहन क्या कह रहे हैं? तो वो भोज का मत लिख रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे। डलहन कह रहे हैं कि भाई भोज ने ऐसा बताया है कि रक्त से जरायु का निर्माण होता है, और रस से जो गर्भ की नाड़ी होती है, कोर्ड, उसका निर्माण होता है। अपनी बात नहीं कह रहे, मेरी बात समझ रहे हो? दलहन ये लिख रहे हैं कि भोज ने ऐसा बताया है कि रक्त से जरायु बनता है और रस से नाड़ी बनती है, तो इसको याद रखोगे। वाग्भट पहली बार अपरा को जरायु नाम से कहा, अपरा को जरायु वाग्भट ने कहा। टीकाकार इंदु, आहार परिणाम का प्रभाव भी अपरा निर्माण में माना है। ये क्वेश्चन आपकी गाइड्स में बना रखा है। किस आचार्य ने आहार परिणाम को भी, मतलब आहार को भी फैक्टर माना है अपरा निर्माण में? तो टीकाकार हिंदू ने। ठीक है, संग्रह के टीकाकार है हिंदू, तो उन्होंने कहा कि आहार परिणाम जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है अपरा निर्माण के ऊपर।
नेक्स्ट लिखा है सुश्रुत संहिता में 4 अध्याय हैं व्याकरण वाले। अंशुल, कौन से 4 अध्याय हैं व्याकरण वाले? नाम। सर गर्भ व्याकरण, शारीर व्याकरण, हम्म, और? व्याकरण। धन्य व्याकरण, और एक और बचा है। 10वां चैप्टर कौन सा है? किसी को याद नहीं? कहा था याद रखना चैप्टर्स, ये सर नहीं याद किया। धमनी, एक फिर तो आप धमनी व्याकरण। गर्भ धमनी तो हो गया, एक धमनी, बचा है ना, 10वां चैप्टर बता दो। गर्भणी, गर्भणी। सर गर्भनी व्याकरण। गर्भणी। गर्भिणी व्याकरण। ठीक है ना, तो कुल 4 चैप्टर हैं जिनके अंत में व्याकरण शब्द आया है। चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10। ठीक है, तो याद रखोगे, चैप्टर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ऐसे सवाल बना सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे त्वचा। त्वचा के बारे में सब कुछ जानते हो, सवाल करूंगा अभी मैं। तो त्वचा शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य शिरस्येव संतानिका, कि शुक्र और शोणित के पाक होने से जैसे शीर के ऊपर मलाई आती है, शिरस्येव संतानिका, तो उसी तरह से त्वचा का निर्माण होता है, तो याद रखोगे। फिर लिखी है कला, धातुवाशय अंतर मर्यादा। ठीक है, धातुवाशय, धातुओं की जो आशय है उनको अलग करने वाली चीज क्या है? कला है। कला। किसने कहा इसको कि क्लेद है ये? पढ़ा है आप लोग को? नहीं पढ़ा है कला के बारे में? सर पढ़ा होगा। अष्टांग संग्रह ने बताया है। ठीक है ना, तो वाग्भट ने क्लेद कह दिया इसको। धातुवाशय के बीच में रहने वाला क्लेद है ये। आरती, पहली कला कौन सी है? हाँ। अवभाष मांसधरा कला। मांसधरा कला। मंजिता, शारंगधर के हाँ जी अनुसार सर। चतुर्थ कला कौन सी है? शिक- और कोई? सर ठीक। श्लेष्मधरा कला। सुश्रुत की कौन सी है फिर? बोलो भाई, किसी को नहीं याद है तो क्या सर वो पढ़ा? सर नहीं नहीं सर, यकृत, सुश्रुत के प्लीहा, अकॉर्डिंग तो मांसधरा है, यकृत शारंग और के अकॉर्डिंग। प्लीहा है शारंगधर के अकॉर्डिंग। सब गड़बड़ कर रहे हो। शारंगधर का ठीक बोल दिया तो सुश्रुत का गलत कर दिया। वो पूछा ही नहीं, उसको सर जबरदस्ती गलत कर रहे हो। सुश्रुत की कौन सी है फोर्थ? श्लेष्म धरा है, जो आप बता रहे श्लेष्मधरा। थे, वो सुश्रुत की है। ठीक है, चलो देखो जी आगे। सर। तो त्वचा जो है शुक्र शोणित के पश्चिमान भाग से बनता है। त्वचा का निर्माण जो होता है, जैसे शीर के ऊपर संतान निका यानी मलाई जाती है। कला जो है धातुवाशय अंतर मर्यादा है। नेक्स्ट चलेंगे। स्वरूप क्या है कला का? तो ये लास्ट वाली जो 2 लाइन है इन पे फोकस करना है, बाकी देख लो। यथा ही सारा काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, तथा ही धातु मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। आपकी बुक्स के अंदर बेटा ये श्लोक है, ये 6 और 7 नंबर श्लोक है। स्नायुभिश्च प्रतिछन्नान संतताश्च जरायुणा श्लेष्मणा वेष्टिताश्चापि कला भागस्तु तान विदो। तो इसका मतलब बता रहे हैं कि जैसे लकड़ियों के काटने से उनके सार का दर्शन होता है, सार यानी अंदर का जो पार्ट है वो दिखाई देता है लकड़ियों को काटने पर, उसी प्रकार मांस को काटने पर धातुओं का दर्शन होता है। वही रस और रक्त रूपी द्रव्य है। इसका कोई सेंस नहीं है, अगली लाइन देखोगे जहां से सवाल हमारा बनता है। स्नायुभिश्च प्रतिछन्नान, यानी स्नायु से ढका हुआ। संतताश्च जरायुणा, तो जरायु, जरायु यानी प्लेसेंटा, उससे भी घिरा हुआ, मतलब ये है। श्लेष्मणाम वेष्टिताश्चापि, श्लेष्मा से भी घिरा हुआ, वेष्टित है, उसको बोलते हैं कला। तो 3 चीजें हैं ये, स्नायु, जरायु और श्लेष्मा। तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं कि स्नायु, जरायु और श्लेष्मा, इनसे घिरा हुआ क्या है, उसको बोलते हैं कला। इतना आपको याद रखना है, स्नायु, जरायु और श्लेष्मा। ठीक। नेक्स्ट चलिए। अष्टांग संग्रह, धात्वांतरेषु क्लेदो अवतिष्ठते, कि धातुवाशों के बीच में जो क्लेद होता है तो उसी को कला कहा जाता है। ये सवाल अभी किया था मैंने आपसे। मांस धरा, ये पहली कला है, और त्वचाओं में 7वीं त्वचा होती है, 7वीं त्वचा। ठीक है। रिम्पी, यस सर। रिम्पी कोई समस्या तो नहीं है? कैमरा ऑन करने में ऑफ कर सकते हो।
मुझे लगता है कि परेशान हो रहे हो। यस ऑफ सर। ऑफ कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है। आरती। आरती, हाँ जी। आप ही बताएंगे बेटा कि मांस धरा जो जो त्वचा है उसमें कौन से रोग होते हैं? सर ग्रंथि, ग्रंथि अर्बुद। और कोई? अर्शभगंध। और एक और रह गया रोग। विकृति। विद्रदी। ठीक है ना, याद रखोगे। खैर, तो मांस धरा प्रथम कला सात्विक त्वचा है। मांस का स्नेह जो है वसा है। वसा षट चा त्वचा, याद है आपको? वसा षट चा त्वचा। नेक्स्ट देख रहे हो, मेद का स्नेह। तो दो भाग इसके होते हैं। कह रहे एक मृदु पाक होता है, खरपाक होता है। मृदु पाक से स्राव का निर्माण होता है, खरपाक से स्नायु का निर्माण होता है। तो आपको ये भी पता है, मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, खरपाक से स्नायु का निर्माण होता है। तो याद रखोगे। प्रथम कला आ गई है मांसधरा कला। ध्यान से देखोगे, यहाँ से कलाओं की बात है। बाकी पोर्शन आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके थे। तो मांसधरा कला, सिरा स्नायु धमनी श्रोत्साम प्रताना भवंती। कहने मांस के अंदर क्या होता है? शिराओं के, स्नायु के, धमनी के, है ना, स्रोतसों के प्रतान होते हैं। प्रतान यानी एक्सटेंशंस। जैसे कोई चीज एंड होने वाली होती है तो लास्ट में ऐसा होता है ना कि मान लो बड़ी शाखाएं होते होते तो छोटी हो जाती है एंड में। इस तरह कहना चाह रहे हैं कि जो प्रतान होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, ये पहुंचते हैं मांसधरा कला तक। तो बस इतना ही है। इसका कंपैरिजन किया गया बिस, मृणाल और पंख। ठीक है, कीचड़ के अंदर जैसे कमल की जो कह लो पत्तियां जिस तरह फैली होती हैं, तो उस तरह से इसका कंपैरिजन किया गया है मांसधरा कला में, ये जो प्रतान फैले हुए हैं। ठीक है। हिंदी में उन्होंने लिखा है कि भूमि पर पंख कीचड़ और जल में रहने वाले बिस तंतु यानी कमलनाल जैसे चारों ओर बढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक्सटेंशन आते हैं सिरा स्नायु धमनी के। आगे चलिए, द्वितीय कला। द्वितीय कला का नाम रक्त धरा कला। कहाँ रहती है? मांसस्य आभ्यंतरता, मांस के अंदर की तरफ। ठीक है। प्लस रक्त का संवहन इसी से होता है। स्थान इसका यकृत प्लीहा। तो जब भी रक्त की बात होगी, रक्त वह स्रोतस पूछेगा तब भी यकृत प्लीहा ही लगाना है, चाहे आपसे कला पूछे तब भी यकृत प्लीहा ही लगाना है। लेकिन साथ में यहाँ क्या जुड़ जा रहा है? सिराएं। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा करके कि यकृत प्लीहा, फिर एक ऑप्शन में यकृत प्लीहा सिरा ऐसा करके लिख दिया। तो ये वाला ऑप्शन चूज करना था वहां। कंपैरिजन यहाँ शीरी वृक्षों के साथ हुआ है कि जैसे उसमें कट लगाओगे तो अंदर शीर निकलता है, उसी तरह इसमें कट लगाओगे तो रक्त निकलेगा। नेक्स्ट है मेदधरा कला। मेदधरा कला तीसरी कला है, मेदधरा। सर्वभूतानाम उदरस्थम अण्व अस्थिषु। तो सभी प्राणियों के उदर में और जो छोटी अस्थियां हैं उनमें रहने वाली है मेदधरा कला। उदर में और छोटी अस्थियों में। ठीक है, मेदधरा कला। कह रहे हैं बड़ी जो बोन होती हैं उनके अंदर मज्जा रहती है। छोटी में मेद और बड़ी बोन्स के अंदर मज्जा। स्थूल अस्थिषु विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रिता। वही लिख रहे हैं कि बड़ी बोन्स के अंदर मज्जा रहती है विशेष रूप से। अथ इतरेषु सर्वेषु सा रक्तम मेद उच्यते। इसके अलावा यानी बड़ी बोन्स के अलावा जो छोटी बोन्स है सारी, उनके अंदर रक्त के साथ मेद। ठीक है, ये भी याद रखोगे, रक्त के साथ मेद रहता है तो वहां भी रक्त है। जैसे ऊपर द्वितीय कला देखा ना आपने, यकृत प्लीहा और सिराएं, ऐसे यहाँ भी याद रखना कि मेद के साथ रक्त की बात भी आई है। शुद्ध मासस्य या स्नेहा सा वसा परिकीर्तिता। याद है आपको? मांस की दो धातु, वसा और छह त्वचाएं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ। स्थूल अस्थियों में मज्जा, इसके अतिरिक्त सब जगह रक्त और मेद रहते हैं। नेक्स्ट हो जाओगे फोर्थ नंबर, श्लेष्म धरा कला। ठीक है, फोर्थ नंबर है चतुर्थी कला। कहाँ रहती है? तो सारी संधियों में रहती है शरीर के। श्लेष्म धरा कला सारी संधियों में रहती है, सर्व संधिशो। इसका कंपैरिजन अक्ष और तेल के साथ, कि जैसे अपनी धुरी पे आप कोई आप पहिया वगैरह कुछ घुमा रहे हो, मान लो कोई टायर या इस तरह की चीज, तो उस तरह से समझ लो कि जो ऑयल होता है, जो ऑयलिंग का काम करता है, मतलब चिकनाई चिकनाई देना, तो वही काम श्लेष्म धरा कला का है। ठीक है। शारंगधर की चतुर्थ कला है यकृत प्लीहा। शारंगधर चतुर्थ कला यकृत प्लीहा। नेक्स्ट आ जाओ पंचम कला। तो पुरीश धरा कला पंचम कला है। पुरीश धरा कला पंचम कला। तो कोष्ठ में रहकर पक्वाशय मल का विभाजन करना इसका काम है। कोष्ठ में रहकर पक्वाशय में जो मल है उसका विभाजन करना। यकृत समन्तात कोष्ठम च तथा अंतराणी समाश्रिता, कि यकृत के समीप रहती है ये कला जो है कोष्ठ के अंदर, आंतों के पास, मतलब आंतों में ही समझ लो।
उंडुक स्तंभ विभजते, मलम मलधरा कला। तो उंडुक प्रदेश में मेनली रह के, है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां मेनली रह के कि ये काम करती है मलधरा कला है। तो आप याद रखोगे, मलधरा या पुरुष धरा एक ही बात है। इस कला का प्रथम उल्लेख किसने किया? आचार्य सुश्रुत ने किया है। ये आपको याद रखना है, आचार्य सुश्रुत, प्रथम उल्लेख। नेक्स्ट देखेंगे, शारंगधर। उन्होंने कहा पांचवी होती है अंतराणाम यानी आंत्र, पांचवी कला आंत्र है, शारंगधर ने ऐसा लिखा। पूछा नहीं जाता है ये, फोर्थ वाली याद रखने की वो जरूरी है। नेक्स्ट है छठी कला, नाम है पित्तधरा कला। छठी कला पित्तधरा कला। तो ये क्या करती है? चतुर्विधम अन्नपानम आशयात। तो चतुर्विध प्रकार का अन्नपान जो है उसका आशय है। प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धार्यते। अच्छा, जब अन्न जो है पक्वाशय की तरफ जा रहा होता है तो उसको धारण करने का काम, रोक के रखने का काम ये करती है षष्ठी। तो स्पेशली याद रखना, षष्ठी पिद्धरा कला यूजी में तो काफी जरूरी मानी जाती है कला, सवाल आता है इसमें स्पेशली अलग से। अष्टांग संग्रह। उन्होंने कहा षष्ठी पिद्धरा नाम, षष्ठी कला को पिद्धरा कला कहते हैं। शारंगधर, उन्होंने लिखा षष्ठी अग्निधरा। तो एक ही बात है, थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस क्या है, बाकी अगेन सवाल इस पे भी नहीं बनेगा क्योंकि एक ही बात है लगभग। नेक्स्ट आ जाइए, आचार्य सुश्रुत। उन्होंने सूत्र 21 में आमाशय को चतुर्विध आहार का आधार कहा। जैसे यहाँ आप पढ़ रहे थे ना कि चतुर्विध अन्न जो है उसको धारण करना इसका काम है षष्ठी कला का, ठीक है। इसी तरह सुश्रुत ने सूत्र 21 में आमाशय को कहा है, जबकि ये पकवाशय हुआ देखा जाए तो, कि आमाशय चतुर्विध आहार का आधार है। तो आपको आंसर लगाना हो तो आप इसी को लगाना, आमाशय को। चार तरह का आहार लिखा हुआ है, अश्वेत खादित पीत और लीढ़। चार प्रकार का आहार है जो पित्त के तेज से शोषित होता है, यानी पित्त जो है उसको डाइजेस्ट कराता है, प्लस उसका शोषण जो है उसके बाद इंटेस्टाइन से वो भी हो जाता है। सातवीं शुक्रधरा कला है, अगेन इसका भी स्थान सारा शरीर है। इस पे सवाल आ चुका है कि शुक्रधरा कला का स्थान कहाँ है? संपूर्ण शरीर। जैसे श्लेषधरा कला में है सारी संधियां शरीर की। कंपैरिजन इसका, जो उपमा दी गई है, तो वो जैसे दूध के अंदर कह रहे हैं घी रहता है ना, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस वाले हिस्से में दूध के घी है, सारे दूध के अंदर रहता है। इक्षु में गुड़ जिस तरह रहता है ना, कि पूरा गन्ना जो है इक्षु से गुड़ निकाला जा सकता है। तो याद रखो ये कंपेयर किया है। और लिख रहे हैं कि पुरुषों में शुक्र, स्त्री में स्तन है, उसी तरह सर्पों में विष रहता है। तो ये कंपैरिजन वो भी है कि जिस तरह पुरुषों के शरीर में शुक्र रहता है, स्त्रियों में स्तन्य रहता है, उसी तरह सर्पों के शरीर में पूरे में विष रहता है। शुक्र मार्ग किधर है? तो दो अंगुले दक्षिण पार्श्व। तो राइट साइड में कह रहे हैं 2 अंगुल, याद रखना है। बस्ती द्वार से चापिया था, तो किस जगह? कि बस्ती द्वार जो है उसके नीचे की तरफ, लेकिन राइट साइड में 2 अंगुल पे वहां है। मूत्र श्रोता पथात शुक्रम, मतलब दोनों का एक ही मार्ग है, मूत्र का और शुक्र का एक ही मार्ग है, ये भी याद रखेंगे। शुक्र कृत्संदेह आश्रितम, पूरे शरीर में रहता है। हर्ष तत् संप्रवर्तित है, हर्ष से इसका संप्रवर्तन होता है, हर्ष से। नेक्स्ट देखिए, गर्भवती स्त्रियों में आर्तव है, स्रोतसों के मार्ग गर्भ से रुक जाते हैं, इस रुके आर्तव से अपरा का निर्माण होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग कि अपरा कैसे बनती है, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है कि आर्तव से, जो आर्तव रुक गया है वो ऊपर की तरफ जाके अपरा का निर्माण करता है। शेष भाग ऊर्ध्व गति करके स्तन पुष्टि करता है, ठीक है। तो स्तन का निर्माण भी प्रेगनेंसी में कह रहे हैं इससे होता है। फिर यकृत प्लीहा की उत्पत्ति। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मेनली, कि कौन सा ऑर्गन है वो कैसे उत्पन्न होता है, कौन से दोष है उसमें, मेनली वो चीज देखनी है। तो देखोगे वन बाय वन, काफी जरूरी है, इस पे भी बहुत फोकस करना। देखते हैं। तो फर्स्ट लिख रहे हैं, यकृत प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से होती है। यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से। फुफ्फुस की उत्पत्ति रक्त के फेन से। उंडुक की उत्पत्ति रक्त के मल से। याद कैसे रखना है? पहली लाइन याद रख लोगे कि यकृत प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से होती है। इसके बाद फुफ्फुस और रक्त का फेन, दोनों फा वाले हैं, है ना, फुफ्फुस और फेन, ऐसा याद रख लोगे। अगला उंडुक देख रहे हो, उंडुक को आपने देखा था, तो मलधरा कला की बात की थी हम लोगों ने, उसी के रेफरेंस में पढ़ा है। तो उत्पत्ति भी रक्त के मल से ही हो रही है उंडुक की। इस बार एग्जाम में सवाल था, शायद हृदय पूछा था, हृदय का निर्माण किससे होता है ना, या अलस पूछा था, अलस भी आया था। तो कफ और रक्त दोष आपको मैंने बार बार पढ़ाए थे।
कई बच्चों ने गलत किया, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया। फिर कह रहा हूँ बहुत जरूरी पार्ट होता है, ध्यान से देखना, नींद नहीं आनी चाहिए शेफाली। ठीक है, नींद आएगी तो फिर फोकस नहीं होगा। तो उंडुक रक्त के मल से, फुफ्फुस रक्त के फेन से। वाग्भट, उन्होंने क्लोम की उत्पत्ति कहा रक्त और वायु से होती है। वाग्भट, क्लोम की उत्पत्ति रक्त और वायु से। तो याद कर लेना बस, देख लेना, ये पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट देखोगे त्रिदोष और रक्त से। आंत्र, गुद और बस्ती। त्रिदोष में भी ऐसा लिखा है कि पच्यमान पित्त होता है, यहाँ लिखा नहीं, शायद जैसे लिखा है यार। त्रिदोष में भी पच्यमान पित्त है, ये बात याद रखना जरूरी है, ये बात भी। त्रिदोष तो होता है लेकिन पित्त कैसा होगा, पच्यमान पित्त। ठीक है, तो त्रिदोष प्लस रक्त, इसको प्लस कर देंगे। आंत्र, गुद और बस्ती याद रखोगे। नेक्स्ट है जीवा की उत्पत्ति। कफ, रक्त और मांस से। हम याद रखते हैं जीवा के कर्म। जीवा जो है उससे हम कैसे कर्म कर रहे हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। ठीक है, तो कर्म क्या किसके हैं, जीवा के कर्म। कफ, रक्त और मांस। वायु मांस का विभाजन करके पेशियां बनाती है। वायु मांस का विभाजन करके पेशियां बनाती है, तो मतलब यह है कि मांस है, वायु उसको क्या करेगा, विदीर्ण कर देगा, मतलब फाड़ देगा मांस को। तो पेशियां, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो बन जाते हैं। वही लिखा हुआ है, अनुप्रविश्य पशितम पेशिर विभजते तथा। ठीक है, कि पेशियां कैसे बनती हैं, वायु पिशित यानी मांस के अंदर जाती है और पेशियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, स्नायु का निर्माण कैसे होता है, या सिरा का निर्माण कैसे होता है, देख लिया हमने कि मृदुपाक होगा स्नेह का तो बनेगा सिराएं, खरपाक होगा तो बनेंगे स्नायु। वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें फोकस नहीं करेंगे, उसी को याद रखोगे। आशय कैसे बनता है, आशय कह रहे हैं आशय अभ्यास योगेन, बस यही ध्यान रखना। आशय बनता है अभ्यास से। ठीक है, तो आशय यानी इंप्रेशन। जो आप पढ़ते भी हो ना कि रीनल इंप्रेशन कहाँ मिलता है, जैसे इस तरह के, याद भी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो इंप्रेशन जो आता है किसी ऑर्गन का, वो क्यों बनता है, जब वो ऑर्गन लगातार वहां बना रहता है उसकी वजह से। तो लगातार बने रहने को ही हम अभ्यास कह देते हैं, कोई चीज लगातार हो तो आशय का निर्माण अभ्यास से होता है, वर्ड ध्यान रखना, अभ्यास योगेन। मेद और रक्त से वृक्क का निर्माण होता है, तो हम याद रखते हैं मेरी किडनी। मेरी मतलब मेद, मे से मेद और रा से रक्त, तो मेरी किडनी, मेरे वृक्क मतलब। ठीक है, तो मेद और रक्त से वृक्क का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कफ, मांस, रक्त और मेद से वृषण का निर्माण। हम याद रखते हैं वृषण कहाँ है, कि कमर में। कमर में तो कफ, मांस, रक्त और में मतलब मेद, जीवा के कर्म थे। ठीक है, यहाँ है कमर में वृषण। हृदय का निर्माण कर, कर मतलब कफ और रक्त। कर वैसे हाथों को कहते हैं, मैंने बताया होगा, हाथों की शेप ऐसी लगती है हृदय जैसी, अगर देखोगे तो वो कमल जैसा ही बन जाता है, हाथों को मिला लोगे तो नमस्ते करने के लिए। उस तरह याद रख लेते हैं कि हृदय, कर, कफ और रक्त। ठीक है, चलो ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लेते हैं, वापस आओगे। मेनली पढ़ना है हमको, क्या पार्ट है वहाँ आज, दर्शन वाला। दर्शन पढ़ेंगे और अगला टॉपिक क्या होगा वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्या लेना चाहिए वो देख लेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद दर्शन वाली पीडीएफ ओपन करोगे। थैंक यू। कल आपका टेस्ट है, ध्यान रखना, सबको देना ही है, मैं फिर कह रहा हूँ सभी देंगे, अब ये लापरवाही मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। टेस्ट सभी को देना है।